Hello everyone. First of all, a very happy Viskama Puja to all of you. So today we are going to begin the second unit from the previous chapter, that was Socialism in Europe and the Russian Revolution. So this is the chapter from class 9th. As per the promise, I am going to upload the another video for class 9th because today is Sunday and I have promised that yes, I will upload the second video on Sunday. Okay, so let's begin this unit, that is the Russian Revolution, रशिया की क्रांति. ओके, सो हमेशा की तरह हम हिंदी में इसके एक्सप्लेनेशन को समझेंगे. ओके, सो रशिया की क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन. देखिए, रशिया की क्रांति को जानने से पहले रशिया के बारे में थोड़ा सा बस जानते हैं. जितने भी यूरोपियन स्टेट्स थे ना, सभी यूरोपियन स्टेट्स में ये जो सिचुएशन था दैट वाज रिवर्स्ड, है ना. यानी कि सभी यूरोपियन स्टेट्स की तुलना में यहाँ पे कुछ स्थिति अलग थी. जितने भी समाजवादी थे, सोशलिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, दे टूक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू अक्टूबर रिवॉल्यूशन ऑफ 1917. अब यहाँ पे बात आती है कि रशिया में ये सरकार में काबिज हुए किसके ज़रिए, अक्टूबर की जो क्रांति हुई ना 1917. देखिए, जब आप रशिया को पढ़िए ना तो ये जो आपका 1917 वाला साल है ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप इंडिया की तुलना में देखें तो उस समय यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह हो रहा था. तो 1917 जो आपका है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो 1917 के अक्टूबर के महीने में जो हुआ है ना, क्या हुआ कि फॉल ऑफ मोनार्की इन फरवरी 1970 एंड इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड रशियन रिवॉल्यूशन. यानी रशियन रिवॉल्यूशन की क्या व्याख्या हो सकती है कि फरवरी के महीने में 1917 के अंदर और अक्टूबर में जो भी घटना घटी, एक्चुअली यही तो रशियन रिवॉल्यूशन है. रशिया के अंदर ये जो फरवरी से लेकर के अक्टूबर का जो महीना है, इस बीच में जो भी घटना घटी है ना, जिसका मकसद था मोनार्की को हटाना है, और इसी को तो हम रशियन रिवॉल्यूशन कहते हैं, है ना. अब ये कैसे हुआ, वन बाय वन कैसे ये प्रोसेस हुआ, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, है ना. सो क्या सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस थे रशिया के अंदर जब ये रिवॉल्यूशन हुआ, इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए, है ना, हम रशिया के कुछ साल पहले की जो स्थिति है क्रांति रशिया को, हम उसको समझने का प्रयास करते हैं. सबसे पहले रशियन एम्पायर 1914 1914, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, बहुत ही सिग्निफिकेंट साल है ये, बिकॉज दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सॉरी दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. सो 1914 के अंदर में क्या है, वहाँ का एक किंग है, दैट इज जार निकोलस II, है ना, रशिया पे शासन करता है, यानी रशिया और इसके एम्पायर पे शासन करता है. इसका जो टेरिटरी है दैट इज अराउंड मॉस्को. आज का जो मॉस्को है दैट इज द कैपिटल ऑफ पुराना वाला रशिया, है ना. आज का भी रशिया की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है. सो रशियन एम्पायर के अंदर में आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन एंड बेलारूस, है ना, ये सारे देश थे. यानी कि बात करें तो ये पैसिफिक तक फैला था, है ना. और आज का जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, है ना, जो ज़्यादातर रशिया के अंदर में आप धर्म की बात करो तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म रशिया के अंदर फैला हुआ था, है ना, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से फैला था. बट लेकिन जो ये एम्पायर था, है ना, इसमें कैथोलिक्स भी थे, प्रोटेस्टेंट भी थे, मुस्लिम्स भी थे और बुद्धिस्ट भी थे. अब ये रशिया का मैप देखते हैं, है ना. सो नेक्स्ट है आपका इकोनॉमी एंड सोसाइटी. अगला जो टॉपिक है दैट इज 2.2, अर्थव्यवस्था और समाज. ओके, सो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, है ना, वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियाज पीपल वेयर एग्रीकल्चरिस्ट. क्योंकि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में रशिया के अंदर में ज़्यादातर जो आबादी थी, ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, वो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चरिस्ट थे. कहने का मतलब है सभी कृषि संबंधित लोग थे. लगभग 85% जो रशिया की जो जनसंख्या थी अपना जीवन यापन
कृषि से ही तो करते थे, है ना। और ये जो प्रोपोर्शन था वो यूरोपियन कंट्रीज की तुलना में रशिया के पास बहुत ज़्यादा था। उदाहरण के तौर पे फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पे प्रोपोर्शन कितना था, 40% और 50%। लेकिन पूरे के पूरे एम्पायर में कल्टीवेटर्स मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे और अपने नीड्स के लिए भी। रसिया दुनिया के लिए, खास करके रशिया अनाज का उस वक्त का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था, उत्पादक था, निर्यातक था। दूसरी बात आती है, अब देखिए एक अलग लाइन है, इंडस्ट्री वाज फाउंड इन पॉकेट्स, इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर सैंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, है ना। क्राफ्ट जितने भी कारीगर थे, they undertook much of the production, but large factory existed alongside craft workshop. Many factories were set up in 1890s when Russian railway network was extended, है ना। देखिए बहुत सारा जो फैक्ट्री है आपका वो 1890 में सेटअप हुआ, जब रशिया का रेलवे नेटवर्क और ज़्यादा एक्सपेंड हुआ और ज़्यादा विस्तारित हुआ। विदेशी निवेश, है ना, इंडस्ट्री में बढ़ता गया। कोल प्रोडक्शन यानी कोयला का उत्पादन बढ़ा, दुगुना हुआ। आयरन और स्टील आउटपुट जो था वो 4 गुना हुआ, है ना। सो 1900 तक कुछ इलाके ऐसे थे जहां पे फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्टमैन यानी कारीगर लगभग बराबर की संख्या में थे, है ना। ज़्यादातर जो फैक्ट्री था वो उद्योगपति की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। क्या थी? उद्योगपति की। इसीलिए शुरुआत में आपने पढ़ा होगा दैट वहाँ पे पॉकेट्स में इंडस्ट्रीज थे, है ना। यानी कि ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ जो थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की। सरकार ने क्या किया, लार्ज फैक्ट्रीज की को सुपरवाइज किया, किसके लिए? ताकि मिनिमम वेजेज यानी जो न्यूनतम मजदूरी है और लिमिटेड आवर्स जो काम का है ना, ये दोनों मैनेज हो सके। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन, वो नियम टूटने से नहीं रोक पाते थे। कारीगरों के इकाई में, यूनिट में, छोटे छोटे वर्कशॉप्स में, दुकानों में वर्किंग डे ना 15-15 घंटे तक काम करने पड़ते थे, है ना। और फैक्ट्रीज में कितना, 10 से 12 घंटा। एकोमोडेशन जो था, समायोजन, रूम से डॉर्मेट्रीज तक सब अलग अलग था। जितने भी मजदूर थे वो वेर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, है ना। कुछ का तो लिंक्स था गांव देहात के साथ जहां से वो आए थे, और जो बाकी थे वो शहरों के अंदर परमानेंटली, है ना, सेटल थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड बाय स्किल यानी मजदूरों की अलग अलग कौशलता थी, कुशलता थी। एक मेटल वर्कर संत पीटर्सबर्ग का, है ना, रिकॉल्ड मेटल वर्कर्स कंसिडर देमसेल्व्स अमंग एरिस्टोक्रेट्स, यानी मेटल वर्कर खुद को, अगर वो पीटर्सबर्ग से है ना, तो खुद को एरिस्टोक्रेट समझता था, हाई क्लास का समझता था। Their occupation demanded more training and skill. Women made up 31% of factory labor force by 1940. 1914 तक महिलाओं की भी भागीदारी, है कि नहीं, बढ़ती गई, लगभग 31% हो गया मजदूरी के अंदर। लेकिन पुरुषों की अपेक्षा उन्हें कम मिलता था, है ना। या तो आधा, नहीं तो 3/4 ऑफ मैंस वेज, यानी एक आदमी की 3/4 मजदूरी। डिविजन्स एमंग मेनी वर्कर्स सोड देमसेल्व्स टू हेल्प इन टाइम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी के दौरान, है ना, एक दूसरे को ये मदद करते थे, यानी कि जब आर्थिक कठिनाई होती थी, वित्तीय मुश्किलें आती थी, है ना, तो इनका जो संगठन होता था एक दूसरे को मदद करता था। लेकिन ऐसा संगठन बड़ा कम था, है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे कि इन सारे डिविजन्स के बावजूद, इन सब बंटवारे के बावजूद वर्कर्स, है ना, डिड नॉट यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क, कभी भी इकट्ठा होकर के काम नहीं, हड़ताल नहीं करते थे। व्हेन दे डिसएग्रीड विथ एम्प्लॉयर्स, जब वो काम देने वाले के साथ उनकी असहमति होती थी या डिसमिसल्स होता था तो स्ट्राइक होता था, हड़तालें होती थी, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में खास करके आपको 96-97 में देखने को मिला। मेटल इंडस्ट्री में 1902 में हड़ताल देखने को मिला। गांव देहात के इलाकों में किसान जो थे वो ज़्यादातर ज़मीन जो थे वो जोतते थे, कल्टिवेट करते थे। लेकिन नोबिलिटी, क्राउन, चर्च, ये इन खेतों का मालिक हुआ करते थे। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे, है ना। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, वो भी बड़ा धार्मिक थे। लेकिन कुछ केसेज में क्या था, नोबिलिटी के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं था, नोबिलिटी को कोई भाव ही नहीं देते थे। ये नोबल्स को पावर मिला, दे गॉट देयर पावर, पोजीशन, है ना, क्योंकि इन्होंने अपना सेवा किसको दिया, जार को दिया। जार जो था उसके बड़ा नज़दीक थे नोबल्स, उन अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं बल्कि चमचागिरी की वजह से।
दिस वाज अनलाइक फ्रांस, वेयर फ्रांस में क्या था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ब्रिटानी में क्या हुआ था, पीजेंट्स ने दे रेस्पेक्टेड नोबल्स, है ना, नोबल्स का सम्मान किया, उनके लिए लड़ा। रशिया के अंदर में पीजेंट्स क्या चाहते थे, नोबल्स का लैंड चाहते थे कि उनको नोबल्स का लैंड दे दिया जाए। दे रिफ्यूज टू पे रेंट एंड इवन मर्डर्ड लैंडवर्ड्स, यानी अगर आप रसिया में देखें तो फ्रांस से बिल्कुल विपरीत है, यहाँ पे रेंट देना भी नहीं है और ज़रूरत पड़ी तो जमींदार का ये मर्डर भी कर देते थे, हत्या भी कर देते थे। 1902 के अंदर में लार्ज स्केल पे साउथ एशिया के अंदर में, है ना, आपको ये देखने को मिला। 1905 में इस तरह का इंसिडेंट पूरे के पूरे रसिया में हुआ, है ना। रसिया के जो किसान थे वो यूरोपियन पीजेंट से बहुत अलग थे, है ना। वो सीजनली ज़मीन जोतते थे और क्या करते थे, जिस तरह से फैमिलीज़ की ज़रूरत होती है, इंडिविजुअल की फैमिली की ज़रूरत होती थी, उस तरह से बंटवारा होता था। अब जो हम 2.3 सेक्शन पढ़ते हैं, दैट इज़ सोशलिज्म इन रशिया, यानी रशिया में समाजवाद। देखिए जितनी भी राजनीतिक दल थे ना रसिया के अंदर गैर कानूनी थे। 1914 से पहले रशिया के जो पार्टी थे, रसिया सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई, 1898 में हुई। किसके द्वारा हुई, समाजवादियों के द्वारा हुई, है ना, जिसने मार्क्स के विचारधारा का सम्मान किया। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी सरकारी नीति की वजह से इलीगल ऑर्गेनाइजेशन इसको डिक्लेयर किया गया, है ना। इट हैड टू ऑपरेट एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक न्यूज़पेपर भी सेट किया, उस मजदूरों को मोबिलाइज किया, हड़तालें हुई। कुछ रशियन सोशलिस्ट, कुछ रशियन समाजवादी को ऐसा लगा कि रशिया के जो किसान हैं या उनकी जो परंपरा है लैंड को बांटना, है ना, और उस यानी उनको एक तरह से प्राकृतिक समाजवादी, नेचुरल समाजवादी, स्वाभाविक रूप से वो समाजवादी बन रहे थे, है ना, बन गए थे। इसीलिए किसान ना कि वर्कर, है ना, रशिया के, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि रशिया की जो क्रांति हुई थी, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उसकी ताकत कौन थे, तो उसकी ताकत किसान थे, है ना। इकट्ठे प्रोड्यूस करना, जब उत्पादन हो गए तो उसके बाद जब फसल हो गया तो उसका बंटवारा होना जरूरत के हिसाब से। रसिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली देन अदर कंट्रीज। रशिया शायद उस वक्त दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा समाजवादी था, है ना। अब समाजवादी सोशलिस्ट जो थे ये गांव देहात के इलाकों में 19वीं शताब्दी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए। उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाया। कब बनाया, 1900 में बनाया। दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर किसान पीजेंट्स, है ना, उनके अधिकारों के लिए। इनकी मांगे थी कि लैंड बिलोंगिंग टू नोबल, सबसे पहले तो ज़मीन जो आपने नोबल्स को दिए है ना, ये क्या करो, पीजेंट्स को ट्रांसफ़र करो। सोशल डेमोक्रेट्स असहमति जताए समाजवादी रिवोल्यूशनरीज के साथ, है ना। लेनिन को लगा पीजेंट्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कुछ इसमें गरीब भी और बाकी अमीर हैं, कुछ जो है मजदूर के रूप में काम कर रहा है और बाकी तो पूंजीवादी लोग हैं, है ना, जो वर्कर को काम पे रख रहा है। तो लेनिन को लगा ये डिफ्रेंसिएशन जो है इनके बीच में, ये सबके सब एक आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। कैसे, अमीर गरीब, अमीर किसान गरीब किसान इकट्ठा कैसे आंदोलन कर सकते हैं। या तो फिर से होगा कि गरीब आंदोलन करेगा, अमीर मलाई खाएगा, है ना। यानी दिस पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह पार्टी बटी हुई थी, है ना, सबकी अपनी अपनी रणनीति थी, संगठन की रणनीति थी। लेकिन लेनिन, पूरा नाम इसका है व्लादिमीर लेनिन, लेनिन जिसने बोल्शेविक ग्रुप, एक गुट है जिसका नाम है बोल्शेविक, है ना, थॉट दैट, उसको लगा कि रेप्रेसिव सोसाइटी लाइक जारिस्ट रसिया, जार की रशिया में जो समाज बना है, यानी कि जो अत्याचारी समाज है, पार्टी को अनुशासित करना बहुत ज़रूरी है ना। और कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर, यानी पार्टी में सदस्य कितने होंगे इसके नंबर पे नियंत्रण रखना होगा और उनके क्वालिटी पे नियंत्रण रखना होगा। अच्छे लोग रहें, एक्टिव लोग रहें, है ना। बाकी जो मेंसेविक्स थे उनको लगा कि पार्टी जो है वो सबके लिए खुला रहना चाहिए, जर्मनी के लोग सब, जिसको इच्छा हो सब आए। बोल्शेविक्स ऐसा नहीं चाहते थे, वो दे वांटेड डिफरेंशिएशन। अब हम इस सेक्शन का अगला यूनिट पढ़ेंगे, दैट इज 2.4 अ टर्ब्यूलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन, यानी कि एक बड़ा ही मुश्किल भरा समय 1905 की क्रांति। देखिए रशिया ऑटोक्रेसी था, ऑटोक्रेसी का मतलब ये होता है गवर्नमेंट बाय वन, यानी वन मैन, यानी जार के अंदर में था। बाकी जो यूरोपियन शासक थे, है ना, 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जार जो था वो, उसको पार्लियामेंट को जवाब नहीं देना पड़ता था, लेकिन यूरोप के अंदर में ऐसा नहीं था। यूरोप के बाकी देशों में ऐसा नहीं था, रशिया में बिल्कुल अलग था, जार को बिल्कुल जवाब नहीं देना पड़ता था।
रशिया के अंदर जो लिबरल्स थे उन्होंने अभियान छेड़ा कि इस तरह का व्यवस्था खत्म होना चाहिए। इकट्ठे मिलकर के उन्होंने क्या किसके साथ, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी, इन दोनों के साथ मिलकर के, किसानों के साथ मिलकर के, मजदूरों के साथ मिलकर के उन्होंने 1905 के अंदर में एक संविधान की मांग की कि रशिया का एक संविधान होना चाहिए, है ना। उनको समर्थन मिला पूरे के पूरे इंपायर के अंदर में नेशनलिस्ट के द्वारा, पोलैंड के अंदर, और मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका किसके द्वारा, जादिदिस्ट, मुसलमानों के अंदर एक संगठन, एक ग्रुप था जिसका नाम था जादिदिस्ट, जो चाहते थे कि इस्लाम का आधुनिकरण हो, है ना, टू लीड दियर सोसाइटीज, यानी उनके समाज का नेतृत्व मिले। 1904 का जो समय था ना, खास रूप से, है ना, रशिया के मजदूरों के लिए बड़ा ही बुरा साल था, क्योंकि उस दौरान जो जरूरत के सामान थे उसके दाम बढ़ गए, है ना, उनकी जो मजदूरी थी वो 20% कम गई, मेंबरशिप जो थे वर्कर्स एसोसिएशन के एकदम से बढ़ गए। 4 मेंबर असेंबली ऑफ रशियन वर्कर के, है ना, 1904 में जब वो डिसमिस हुए पुट्टी लोब आयरन वर्क्स में, तो इकट्ठा इंडस्ट्रियल एक्शन की मांग हुई। अगले कुछ दिनों में 1,10,000 मजदूर सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल पे गए। उनकी मांग थी रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स, यानी कि काम करने का जो समय होना चाहिए वो 8 घंटा पे ले आओ, यानी पहले कितना 15 घंटा 12 घंटा, उसको कम करके वर्किंग आवर्स जो है 8 घंटे पे ले आओ, और मजदूरी में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, है ना, और वर्किंग कंडीशन, काम करने जाओ तो वहाँ पे हालात अच्छे होने चाहिए। देखिए मजदूरों का जब ये जलसा किसका नेतृत्व कर रहा था, फादर गैपन। कौन कर रहा था, फादर गैपन। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है। जब ये विंटर पैलेस पहुंचा तो किसके द्वारा अटैक किया गया, पुलिस के द्वारा और कोसेक्स के द्वारा, पुलिसमैन और कोसेक्स के द्वारा अटैक किया गया। लगभग 100 मजदूर जो थे मारे गए, 300 घायल हुए। यह जो घटना हुई इसी को तो कहा जाता है ब्लडी संडे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लडी संडे क्या है, तो ब्लडी संडे यही है ना, ये जो पैराग्राफ है आपका, दिस इज ब्लडी संडे। तो इसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, 1905 का क्रांति, 1905 का रिवॉल्यूशन। तो आप या तो ब्लडी संडे से कहिए, नहीं तो 1905 का रिवॉल्यूशन, है ना। अब देखिए हड़तालें होती हैं पूरे देश के अंदर में, विद्यालय विश्वविद्यालय बंद होते हैं, जो विद्यार्थी हैं, है ना, वॉकआउट कर जाते हैं और सिविल लिबर्टीज़ का कंप्लेन करते हैं, यानी शिकायत करते हैं कि नागरिक अधिकार नहीं मिल रहा है। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और बाकी मध्यम वर्गीय परिवार, मजदूर सब मिल करके यूनियंस ऑफ यूनियंस बनाते हैं और उनकी मांग होती है कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। देखिए 1905 की क्रांति के दौरान जार ने क्या किया, एक इलेक्टेड कॉन्सुलेटिव पार्लियामेंट बनाया, उसकी इजाज़त दी कि ये बनना चाहिए, है ना, मतलब कि परमिशन दे दिया कि आप एक पार्लियामेंट बनाओ। रशिया की पार्लियामेंट को डूमा कहते हैं। कुछ समय के लिए इस क्रांति के दौरान ज़्यादा तादाद में जो ट्रेड यूनियंस थे और जो फैक्ट्री कमेटी थे, जो फैक्ट्री वर्कर से बने थे, 1905 के बाद ज़्यादातर जो कमिटीज़ थी और जो यूनियंस थे अनऑफिशियली काम किए, दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी इनको गैर कानूनी घोषित किया गया। बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई राजनीतिक गतिविधियों पे। जार ने पहला ड्यूमा 75 दिनों के अंदर स्थगित कर दिया और उसने 3 महीने के भीतर दूसरा ड्यूमा जो था, दूसरा पार्लियामेंट, उसका गठन किया। वो नहीं चाहता था किसी तरह से उसके पावर पे कोई खतरा हो। जार नहीं चाहता था कि कोई कल होकर के उससे सवाल पूछे। वो चाहता ही नहीं था कि ड्यूमा अच्छे से क्या हो, गठित हो। ही चेंज द वोटिंग लॉज, उसने वोट करने का कानून बदल दिया और तीसरा ड्यूमा को पैक किया, है ना, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस के साथ। लिबरल्स और रिवोल्यूशनरी जो थे उनको इनसे दूर रखा गया। अब हम शायद इस यूनिट का 5वां सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध और रशियन एम्पायर, यानी रशिया का साम्राज्य। देखिए 1914 में जो वार हुआ ना, 2 यूरोपियन अलायंस के बीच में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की के बीच में, है ना, साथ में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया भी था। बाद में ये इटली और रोमानिया भी जुड़ गया। हर देश का अपना ग्लोबल एम्पायर होता था, है ना। एंड वार जो होता था आउटसाइड द यूरोप भी लड़े जाते थे, खास करके यूरोप के अंदर। इसी को तो हम कहे फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1914 के बाद आपको बदलाव रशिया में देखने को मिला और 1914 के बाद 1918 तक, क्योंकि 1917 में रशिया में इतना बड़ा बदलाव हो रहा था, रशियन रिवॉल्यूशन उसी को कहते हैं, और उस समय दुनिया के अंदर प्रथम विश्व युद्ध भी हो रहा था। रशिया के अंदर ये जो वार था शुरुआत में बड़ा ही चर्चा में था,
लोग रैली करते थे जार निकोलस के आसपास, है ना। जैसे जैसे वार कंटिन्यू रहा, है ना, जार ने क्या किया, वो ड्यूमा के साथ मीटिंग करने से मना कर दिया। धीरे धीरे समर्थन कम हुआ, है ना, और एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स, कहने का मतलब क्या हुआ, जर्मनी के खिलाफ भावनाएं जो थी वो बढ़ने लगी जर्मनी के खिलाफ। जैसा कि आप देख सकते हो, सेंट पीटर्सबर्ग का जो नाम है वो बदल करके, है ना, क्या रख दिया गया, पेट्रोग्राड रख दिया गया। जारिना अलेक्जेंड्रिया, जर्मन ओरिजिन एंड पुअर एडवाइजर्स स्पेशली मॉन्ग कॉल्ड रासपुतिन मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर, है ना। अब देखिए, अब हम आते हैं इस पे प्रथम विश्व युद्ध पूर्वी फ्रंट पे, है ना, पश्चिम फ्रंट से बिल्कुल अलग था। वेस्ट के अंदर में क्या था, आर्मी फॉट फ्रॉम ट्रेंचेज, यानी पश्चिम की तरफ ट्रेंचेज से, है ना, ईस्टर्न फ्रांस तक। ईस्ट के अंदर में आर्मी मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटी, इधर की तरफ बुरा नुकसान करते हुए लड़ रहे थे। डिफिट्स वेयर शॉकिंग, हार बड़ा ही शॉकिंग और डेमोरलाइजिंग था। रसिया की जो सेना थी बड़ी बुरी तरह से जर्मनी, है ना, लॉस्ट बैडली इन जर्मनी में उसकी हार हुई। ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 16 देर वेर 7 मिलियन कैजुअलिटीज। 1917 तक 70 लाख लोग मारे गए, है ना। जब वो वापस लौटे तो रशियन आर्मी ने क्या किया, फसल तबाह किया, बिल्डिंग तबाह किया, ताकि दुश्मन जो है उन जमीनों पे न रह पाए। फसल तबाह होने के कारण, बिल्डिंग तबाह होने के कारण 30 लाख लोग रिफ्यूजी हो गए रशिया के अंदर। सिचुएशन ने क्या किया, सरकार को और जार को डिस्क्रेडिट किया, उसकी बदनामी की। सोल्जर्स अब इस तरह का वार नहीं लड़ना चाहते थे। वार का भी बहुत गहरा इफेक्ट था इंडस्ट्री पे, फैक्ट्री पे। रसिया का अपना इंडस्ट्री जो था वो कुछ संख्या में था। कंट्री जो था उसको बाहर से जर्मन कंट्रोल ऑफ बाल्टिक सी, उधर से कोई समर्थन नहीं मिल रहा था, क्योंकि बाल्टिक सी के ऊपर जर्मनी का कंट्रोल था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो धीरे धीरे से तबाह होते गए रशिया के अंदर। 1916 तक रेलवे लाइंस तबाह हो गए। एबल बॉडीड मैन वेयर कॉल्ड अप टू द वार, जिनका शरीर ठीक ठाक था उनको वार के लिए बुलाया गया। परिणाम ये हुआ कि लेबर शॉर्टेज हो गया। स्मॉल वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वेयर शट डाउन, छोटे छोटे दुकान बंद हो गए। लार्ज सप्लाई ऑफ ग्रेन, ये सब जितना भी अनाज था गोदाम का सब सेना को खिलाने के लिए भेज दिया गया। लोगों के लिए शहरों के अंदर में ब्रेड और फ्लोर, है ना, ये बहुत कम गया। आटा रोटी की दिक्कत हो गई, किल्लत हो गई। और विंटर तक आते आते 1916 में ब्रेड की दुकानों पे दंगे जो थी वो आम हो गई, कॉमन हो गई। सो आई थिंक यूनिट 2 हैज़ बीन फिनिश्ड। सो वेरी सुन आई एम गोइंग टू अपलोड द 3rd यूनिट ऑफ दिस चैप्टर। आई एम वेरी हैप्पी कि क्लास 9th की मदद से एटलीस्ट हमारा लगभग, है ना, 50 से 60 सब्सक्राइबर अभी हम 2 से 3 दिनों में जुटा है। मैं आप लोग से वंस अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, ये दूसरा यूनिट का वीडियो है, जल्द ही 28 बचे हैं 500 पूरे होने में। आप लोग सहयोग कीजिए, प्लीज़ कोऑपरेट अस, है ना। द मोमेंट इट रीच्ड 500 सब्सक्राइबर इन 1 or 2 days आई विल अपलोड द 3rd यूनिट। ओके, थैंक यू एंड वंस अगेन वेरी हैप्पी विश्वकर्मा पूजा टू ऑल ऑफ यू। ओके।